हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज से हम लोग पढ़ना शुरू करने वाले हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको सामाजिक विज्ञान बहुत हार्ड लग रहा है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। एक वीडियो में आपका ये जो पूरा चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। वन शॉर्ट क्लास है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और क्लास देखने की जरूरत नहीं है। और ये जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये क्लास 10 इतिहास का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, ये चैप्टर जो है बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके जो बोर्ड एग्जाम है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एंड लघु दीर्घ बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हो, और इस वीडियो को देखने के बाद आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी कर देना। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठो और एक एक क्वेश्चंस को नोट करो। ठीक है, जितने स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना, अभी भी पढ़ाई करना शुरू कर दो, वरना घर पे आके दो दो थप्पड़ लगाएंगे फिर आप पढ़ना शुरू कर दोगे। ठीक है, मैं आपको एक एक चैप्टर जो है एक एक वीडियो में पढ़ाऊंगा। एक वीडियो में आपका ये जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है ना, ये आपका चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। फिर ऐसे हम लोग सेकंड चैप्टर लाएंगे, फिर ऐसे आपका जो तीसरा चैप्टर है वो लाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक एक चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ो। ठीक है, देखो जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, ये इसमें सबसे पहले आप ये समझो कि जो राष्ट्रवाद है ये क्या है। सबसे पहले आप ये समझो कि इसमें जो चैप्टर में ही एक शब्द आया है राष्ट्रवाद। आखिर है क्या राष्ट्रवाद? फिर राष्ट्रवाद के बाद हम लोग समझेंगे राष्ट्र क्या है। सारा अच्छे से फिगर के साथ समझेंगे, एक एक चीजों को बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, देखो राष्ट्रवाद क्या है। देखो राष्ट्रवाद का मतलब है, जैसे राष्ट्रवाद का मतलब है जो राष्ट्र है, राष्ट्र के पृष्ठ जो निष्ठा है, राष्ट्र जो हमारा है उसके प्रति जो हमारी निष्ठा है। जैसे राष्ट्र के जो लोग हैं जो वहां रहते हैं, अब उनके प्रति जो उनकी निष्ठा है, राष्ट्र के प्रति जो वहां के लोगों की निष्ठा है और उसकी प्रगति यानी कि उसकी ग्रोथ, ठीक है, उसकी प्रगति कैसी हो रही है, कैसे लोग हैं, ये राष्ट्र के लोगों पे डिपेंड है। ठीक है, तो उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। देखो सभी नियम आदर्शों को अगर आप बनाए रहोगे तभी ये राष्ट्रवाद अच्छे से बना रहेगा। अगर आप कोई भी नियम आप फॉलो ना करो, अपने राष्ट्र से प्यार ना करो, तो वो आपका राष्ट्रवाद नहीं होगा, वहां तो भेदभाव हो जाएगा। ठीक है, तो यहां जैसे देखो यूरोप में राष्ट्रवाद जो हुआ, यहाँ के जो लोग हैं देखो एक दूसरे के प्रति निष्ठा है, प्रेम है और एक दूसरे के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा अपने राष्ट्र के लिए। ठीक है, तो ये है आपका राष्ट्रवाद। अब कहोगे सर राष्ट्रवाद तो आपने समझा दिया, अब आप राष्ट्र क्या है, क्योंकि इसमें एक शब्द आया है राष्ट्र। ठीक है, तो राष्ट्र क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूं। देखो नेक्स्ट पेज में समझो कि जो हमारा इधर आइए, देखो इधर देखो जो राष्ट्र होता है ना, राष्ट्र का मतलब होता है, मैं अर्नेस्ट रेनर के अनुसार बता रहा हूं। ठीक है, जो अर्नेस्ट रेनर जी ने कहा था कि समान भाषा, जो राष्ट्र है वहां की जो भाषा है समान है। अगर वहां के लोग हिंदी बोल रहे हैं ना, तो सारे लोग हिंदी बोले, अगर मराठी बोल रहे हैं तो मराठी, गुजराती बोल रहे हैं तो गुजराती, मतलब समान भाषा होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश। तो राष्ट्र का मतलब यही है कि अर्नेस्ट रेनर जी के अनुसार कि समान भाषा नस्ल से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। ठीक है, मतलब जो धर्म हो, भाषा हो, वो समान हो तो वही आपका राष्ट्र होगा। अब जैसे अर्नेस्ट रेनर जी ने यही कहा था, ठीक है, कि मतलब अगर वहां की भाषा समान है और सारे धर्म समान है तो वो हमारा राष्ट्र कहलाएगा। ठीक है, राष्ट्र समझ में आ गया अर्नेस्ट रेनर के अनुसार। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। तो अब अगला जो हमारा है वो है नारीवाद। भाई इसमें ये जो नारीवाद है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नारीवाद का मतलब होता है जो नारी होती है ना, उनकी मतलब जो आसक्ति होती है, मतलब जो नारी का अधिकार है। ठीक है, आप देखो जैसे यहाँ नारी है, अब इनका अधिकार समान होना चाहिए। पहले आप देखते थे कि नारियों का अधिकार बिल्कुल भी नहीं होता था। अब क्या है कि जो नारी है ना वो नर से भी, यानी कि लड़कियां जो है लड़कों से भी आगे जा रही हैं। पहले क्या होता था, इन लड़कियों का यानी कि नारियों का कुछ भी शासन नहीं था। अगर आप लोगों ने एक बात सुना होगा
कि पहले के जो अगर किसी लड़की या नारी का हस्बैंड का डेथ हो जाता था ना, तो उसके साथ उस नारी को भी जिंदा फूंक दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन्हीं सब के कारण जो नारीवाद क्या है, देखो नारीवाद का मतलब है जो स्त्री है और पुरुष है, मतलब अगर एक राष्ट्र है तो उसमें स्त्री पुरुष दोनों होंगे, तो स्त्री और पुरुषों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, जो उनकी सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक सोच के आधार पर जो महिलाओं का अधिकार है वो नारीवाद कहलाता है। आप शॉर्ट में कह सकते हो भाई महिलाओं का अधिकार नारीवाद कहलाता है, ऐसा कह सकते हो। बट देखो आर्थिक रूप से भी देखा जाए, सामाजिक रूप से भी देखा जाए, राजनीतिक रूप से भी देखा जाए, तो जो महिलाओं का अधिकार है वही नारीवाद कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे यहाँ देखो भाई, यहाँ सारी जो नारियां हैं वो एक साथ हैं और अपना अधिकार दिखा रही हैं, ठीक है, तो वही हमारा नारीवाद है, ठीक है। तो जैसे नारी का देखो, हम लोग अगर सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो उसमें सामाजिक भी होगा, आर्थिक भी होगा, राजनीतिक भी होगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब के आधार पर अगर जो नारियों का अधिकार है वही नारीवाद कहलाएगा, ठीक है। तो नारीवाद आप लोगों को समझ में आ गया ना। अब हम लोग जो अगला जो हमारा है वो है स्टेट जर्नल। स्टेट जर्नल के बारे में समझेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। देखो ये सारे जो है ना आपके चैप्टर से हैं, मैं आपको पूरा बहुत अच्छे से समझाऊंगा, चित्र के साथ, फिगर के साथ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, फ्रांस की क्रांति के कारण, फ्रांस की क्रांति के प्रभाव, जो बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर 4 नंबर में आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी यहीं से आते हैं। तो अभी हम लोग समझेंगे स्टेट जर्नल, धीरे धीरे हम लोग पूरा चैप्टर समझने वाले हैं। देखो स्टेट जर्नल जो है वो 1709, कब की बात है, 1709, अभी क्या चल रहा है 2025, ठीक है। तो ये 1709 के स्टेट जर्नल एक आम सभा थी। क्या थी? एक आम सभा थी, जैसे एक छोटी मोटी सभा होती है ना, आम सभा थी। फिर क्या है कि जो क्षेत्र की फ्रांसीसी संपदाओं का प्रतिनिधित्व करती थी, मतलब जो क्षेत्र है फ्रांसीसी क्रांति का क्षेत्र है वो उसका प्रतिनिधित्व करती थी। बट बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली कर दिया गया। बाद में इसका नाम जो है वो नेशनल असेंबली कर दिया गया था, ठीक है। क्या कर दिया गया? नेशनल असेंबली, ठीक है। तो यही जो सभा है इसी का नाम हम लोग बदल के क्या कर दिए, नेशनल असेंबली, याद रखना, ठीक है। क्या कर दिए? नेशनल असेंबली, ठीक है, असेंबली, ठीक है। बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली। तो ये हमारा है स्टेट जर्नल, ठीक है। ये आप लोग जो कॉपी है वो सभी स्टूडेंट ले लो, ठीक है, एसएसटी का कॉपी ले लो और जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारा नोट कर लो, ठीक है, नोट्स बना लो। ये अभी आपका एक चैप्टर पूरा पढ़ लो, फिर हम लोग सेकंड चैप्टर बहुत जल्दी पढ़ेंगे। तो स्टेट जर्नल आप लोगों को समझ में आ गया ना। अब देखो इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फ्रांसीसी क्रांति जो है और राष्ट्र का विकास। फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुई, राष्ट्र का विकास कैसे हुआ, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको पूरा बहुत डिटेल में समझाऊंगा। पूरी यूट्यूब पर ऐसा आपको कोई नहीं समझाएगा, मैं आपको एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखो अब हम लोग ये समझने वाले हैं कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विकास। भाई फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुआ और ये जो राष्ट्र है इसका जो ग्रोथ है यानी कि विकास है वो कैसे हुआ। तो बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखो सबसे पहले हम एक एक पॉइंट के द्वारा समझेंगे। तो कभी भी बोर्ड एग्जाम में लिखना तो पॉइंट के द्वारा लिखना या हेडिंग के द्वारा लिखना, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को समझाऊंगा। देखो फ्रांसीसी क्रांति, जो फ्रांसीसी क्रांति है ना माय डियर स्टूडेंट, याद रखना जो फ्रांसीसी क्रांति है ना इसकी जो शुरुआत है वो 1789 ईस्वी में हुआ। अब ऑब्जेक्टिव में आता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, ऑप्शन आपके पास देगा 1789, 1790, 1785, 1795, कौन सा सही है? 1789, हर साल आया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत है वो 1789 ईस्वी में हुआ था और फ्रांसीसी क्रांति में सभी लोग की मांग थी कि जो राजतंत्र है उसको हटाया जाए। भाई राजतंत्र का मतलब होता तो राजा होते हैं, वो राज करते हैं। अब फ्रांस में इतनी मतलब बेकार कानून था ना, एक जिद्दी शासक था जो जिद्दी था, चाहे तो किसी को मरवा सकता था, आम जनता की दयनीय स्थिति थी, अभी सब पढ़ोगे, ठीक है। बहुत बेकार कानून था, तो इसीलिए वहां के लोग ये चाहते थे कि वहां का जो राजतंत्र है, जो राजा राज करता है उसको हटाओ और इसको हटा के प्रजातंत्र बनाओ। मतलब प्रजा का मतलब जो लोग कहें उसको करो।
जो वहां की जनता कहे उसको करो, यानी कि राजतंत्र को हटा के प्रजातंत्र बनाओ। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है कि फ्रांसीसी क्रांति में सभी लोग की यही मांग थी कि राजतंत्र को हटाओ और प्रजातंत्र बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट है कि फ्रेंच की भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। अब फ्रांस के लोगों को ये मांग थी कि जो फ्रेंच है, फ्रांस की भाषा, उसको राष्ट्रभाषा घोषित की जाए। अब भाई जिस देश की भाषा है उसको राष्ट्रभाषा घोषित करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक मांग थी कि जो फ्रेंच की भाषा उसको राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। और स्कूल या छात्रों के लिए एक क्लब की स्थापना की जाए जिसका नाम जैकोबिन क्लब रहे। मतलब जो स्कूल है, ठीक है, उसके मतलब जो स्कूल है ना, या छात्र, जो छात्र पढ़ने वाले हैं उनके लिए क्लब की स्थापना करो। पहले क्लब होता था, ठीक है, जैसे अपने देश में गुरुकुल होता था, देखे होंगे शायद आप लोग नहीं देखे होंगे, बट पुराने बुक में पढ़ा जरूर होगा। गुरुकुल जिसमें गुरु होते थे, उनका सिर्फ एकलव्य की कहानी पढ़ा है, बस वही ऐसा होता था। ठीक है, तो वहां जो है एक क्लब की स्थापना की जाए जिसका नाम जैकोबिन क्लब हो, जहां छात्र जो है वो पढ़ सकें, शिक्षित हो सकें। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और सभी भारा तथा विकास की एक व्यवस्था की जाए। सभी लोगों के लिए जो भारा है, विकास है, उनकी एक व्यवस्था करो। ऐसा नहीं कि जो उच्च लोग हैं, जो निम्न लोग हैं, उसमें पहले बहुत भेदभाव होता था। फ्रांस की बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत भेदभाव। बट यही चीज कहा गया, जैसे उच्च लोगों को वो चीज 10 रुपए में मिल जाता है जो नीचे वालों को 100 रुपए में मिलता है। तो ये भेदभाव खत्म करो, जितना एक दाम रखो, चाहे उतना 40 का मिले तो हमें भी उतना का मिले, उन्हें भी उतना का मिले। तो वही कहना है कि सभी भाड़ा, जो भाड़ा है और किराया है, उसकी एक व्यवस्था की जाए। ठीक है, तो ऐसे ये सब फ्रांसीसी क्रांति जो है ना, उसका फिगर है भाई, बहुत ध्यान से समझना ये सब। ठीक है, देख लो, पहचाने रहो। ठीक है, तो ये हमारा है जो फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विकास। ठीक है, अगला जो है वो हम लोग समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्रांस की क्रांति का कारण। भाई ये आता है बोर्ड एग्जाम में 6 अंक का, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं। देखो, फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या था, आखिर क्या कारण था जिसमें फ्रांस में क्रांति हुई। अगर कोई चीज का कारण नहीं होगा ना तो फिर नहीं होगा। मतलब लाइकेज अगर झगड़ा हो रहा है तो उसका भी कोई कारण होगा। फ्रांस में क्रांति हुई तो उसका भी कोई कारण है। जर्मनी में एकीकरण हुआ तो उसका भी कोई कारण है। ठीक है, तो ऐसे फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण को समझेंगे, आखिर उसका कारण क्या था जिससे फ्रांस में क्रांति हुई। ठीक है, एक एक टॉपिक आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा तो प्लीज आप लोग कमेंट करना। ठीक है, सारे स्टूडेंट कमेंट करो, ये दिल वाला हार्ट जरूर भेजो ताकि हमें भी अच्छा लगे। ठीक है, अपना प्यार दिखाओ। तो सभी स्टूडेंट प्लीज कमेंट करो। ठीक है, अब हम लोग यही समझेंगे फ्रांस की क्रांति का कारण क्या था। देखो, बहुत ज्यादा आसान तरीके से समझाऊंगा, बहुत ज्यादा आसान। देखो, पहला कारण अयोग्य शासन। आप कहोगे सर अयोग्य शासन का मतलब क्या है, चलो आप लोगों को बताते हैं एक अंतर। देखो, अयोग्य शासन का मतलब है, एक मान लो राम है, एक श्याम है। ठीक है, अब राम जो है वो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, ईमानदार है। श्याम जो है वो कुछ नहीं पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, जिद्दी है। तो आप बताओ सरकार राम को बनाओगे कि श्याम को? सभी लोग कहोगे जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड, ईमानदार है, उसको बनाएंगे। तो वही ना, वही ये लोग भी सोच रहे थे कि ऐसी सरकार हो जो जिद्दी ना हो, हम लोगों की बातों को सुने और हर एक काम पूरा हो। लेकिन हुआ क्या कि वो जो था अयोग्य था, अनएजुकेटेड था, वो ना पढ़ा लिखा था ना कुछ था, उसका कोई योग्य नहीं था। ऐसा राजा राज करता था। तो हुआ क्या, अयोग्य शासन। ठीक है, पहला हेडिंग डाल देना भाई, अयोग्य शासन। और यहां हम लोग डिस्कस करेंगे अयोग्य शासन को बहुत अच्छे से। देखो, फ्रांस की क्रांति के जो समय लुई वंश का शासन था, लुई वंश, ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लुई वंश का शासन था। अब लुई वंश का शासन था जो क्या था, जो जिद्दी था। जिद्दी का मतलब जो चाहता था वो करता था। अगर कह दे कि इनको मारना है तो मार देता था, अगर कह दे ये आज करना है तो करना है, जिद्दी था। ठीक है, अगर कोई लोग, कोई प्रजा है, कोई जनता है, कहे कि ये काम करना है, अगर वो चाहे तो करेगा, वरना नहीं करता था। ठीक है, तो वो जिद्दी था, कर्तव्यहीन था, कोई कार्य नहीं करता था, कर्तव्यहीन था, शासन था। ठीक है, यह सुधारों का पक्षधर नहीं था। ये और ये भी है कि अगर कोई भी इनका कंप्लेन करे लेकिन ये सुधरता नहीं था, सुधारों का पक्षधर था ही नहीं, वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठीक है, तो वो सुधरने का पक्षधर नहीं था, इसलिए जनता इसका विरोध करती थी। अब बताओ ऐसे सरकार की कौन होगा जो जनता विरोध नहीं करेगी। ठीक है, तो इसीलिए जो जनता है वो बिल्कुल
बिल्कुल क्या कहते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी ऐसा सरकार से, तो इसलिए जनता जो है उसका विरोध कर रही थी कि जल्दी से जल्दी ये हटाया जाए, राजतंत्र को हटाओ, प्रजातंत्र बनाओ बस। ठीक है, तो ये पहला आपका कारण है, पहला हेडिंग है। दूसरा हेडिंग आप लोग समझो, देखो मध्यम वर्ग। अब कहोगे सर मध्यम वर्ग क्या है? देखो पहले क्या था ना, वर्ग था, एक उच्च वर्ग था, एक मध्यम वर्ग था, एक निम्न वर्ग था। उच्च वर्ग में वो आते थे जैसे बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े जिनके पास बहुत ज्यादा धन जायदाद थे, वो उच्च वर्ग में आते थे। निम्न वर्ग में यानी कि मध्यम वर्ग में कौन आते थे? जैसे जो पढ़े लिखे थे, वकील, डॉक्टर, IAS, IPS अधिकारी, ये सब आते थे, लेकिन इनकी कोई इज्जत नहीं था, क्योंकि ज्यादा जो था वो उच्च वर्ग था का था, राजा लोग उच्च वर्ग में आते थे। इन लोगों का मतलब बिल्कुल सही रिस्पेक्ट ही नहीं था, कितना भी पढ़ लिख ले। और एक आता है निम्न वर्ग, जो बिल्कुल गरीब आम जनता, जिनकी बिल्कुल दयनीय स्थिति थी, मांग कर खाना, वो भी बहुत प्रॉब्लम होता था। ठीक है, तो मध्यम वर्ग का मतलब होता है यहां पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण मध्यम वर्ग का उदय हुआ, मध्यम वर्ग का उदय हो गया था, जिसमें छोटे उद्योगपति, जो छोटे छोटे उद्योगपति होते हैं, जैसे हम लोग भी छोटे उद्योगपति हैं, ऐसे आप लोग भी होंगे, जो अमीर हैं उनकी बात नहीं, बट जो छोटे उद्योगपति हैं वो डॉक्टर, वकील, अध्यापक और अधिकारी आते थे। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं ना, आज उनकी रिस्पेक्ट है, तब के टाइम में नहीं था। वह वर्ग जो है नवीन विचारों और राष्ट्र भावनाओं से ओतप्रोत था, लेकिन उनका जो विचार था वो अच्छा था, भाई पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो उनका विचार जो है अच्छा था, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे। ठीक है, तो वही है, तो मतलब उनके विचार भी अच्छे थे और अच्छे अच्छे लोग थे, अधिकारी और पढ़े लिखे लोग थे, तो इसलिए ये मध्यम वर्ग का भी जो मतलब सही से काम नहीं हो रहा था हर एक चीज। अब हम लोग समझेंगे जो अगला है आम जनता की दयनीय स्थिति। आम जनता की जो दयनीय स्थिति है वो कैसे थी? मतलब जो हमारी आम जनता है ना, मतलब जो आम जनता जैसे छोटे मोटे लोग, उनकी दयनीय स्थिति थी। दयनीय स्थिति का मतलब जैसे दया आना, देख लो तो दया आ जाए। तो इस समय जो है शासक जो था उच्च वर्ग, जिसे हम, और कुलीन वर्ग का था, मतलब जो उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग एक ही है, उच्च वर्ग जो उच्च वर्ग में आते थे, जहां विलासिता पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था, मतलब जहां अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे थे, बिल्कुल अच्छे से खा पी के एंजॉय कर रहे थे, वहीं जो आम जनता थी ना, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय थी, बहुत दयनीय थी। मतलब उनको कब मार दिया जाए, कब क्या कर दिया जाए, कोई नहीं पता था। तो ये था आम जनता की दयनीय स्थिति। और एक है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, ये भी बहुत खराब था, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। ठीक है, स्वतंत्रता पर कैसे प्रतिबंध लगे हुए थे? ये सब कारण है फ्रांसीसी क्रांति के, याद रखना, ये सब कारण लिखना पड़ेगा, 4 से 5 कारण। देखो इस समय जो फ्रांसीसी सरकार के लोगों की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगा हुआ था। मतलब आप स्वतंत्र रूप से जैसे आज टहल रहे हो, घूम रहे हो ना, ऐसे नहीं घूम सकते थे। ऐसे भारत में भी अंग्रेजों का शासन था, और जिस तरह से आज घूम रहे हो ना, ऐसा नहीं घूम सकते थे, बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए थे। ठीक है, तो वही कह रहा, जैसे आप लोगों ने एक रॉलेट एक्ट पढ़ा होगा कि मतलब भारतीयों पर बिना मुकदमा चलाए बिना अगर शंका हो जाता था अंग्रेजों को कि ये अपराधी है, केवल शंका, आप हो या ना हो, आप भारतीय हो और बस शंका हो जाता, तो उन्हें 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था, 2 साल। ठीक है, केवल शंका। तो वही चीज है। तो ये देखो कि इनके स्वतंत्रता पर कैसे प्रतिबंध लगा हुआ था। इस समय फ्रांसीसी जो सरकार था ने लोगों की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगाए हुए थे कई प्रकार के, जहां तक कि उनके धार्मिक विचारों पर भी प्रतिबंध लगाए हुए थे। मतलब जो धार्मिक विश्वास है उस पर भी प्रतिबंध लगाए हुए थे। जैसे आज जो है हर एक धर्म का अलग अलग गॉड है, ठीक है, भगवान है, तो उन पर भी प्रतिबंध था कि ये एक गॉड है, उनकी पूजा करो, दूसरे के आप नहीं कर सकते। ठीक है, उस पर भी क्या था? प्रतिबंध लगा हुआ था। धार्मिक, राजनीतिक, सब पर प्रतिबंध लगे हुए थे। ठीक है, तो आप अपने गॉड की पूजा भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये था स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। तो ये जो हमारे हैं वो कारण है माय डियर स्टूडेंट, जो कि पूरा फ्रांसीसी क्रांति के कारण, जो कि मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं, और ये 4 पॉइंट बहुत स्पेशल है, इसी को आपको तैयार कर लेना है। बस यही इतना आप तैयार कर लोगे, फ्रांसीसी क्रांति का कारण आपका अच्छे से हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब अगला जो हेडिंग आता है वो देखो, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया, नेपोलियन के बारे में बताओ। तो नेपोलियन का शासन हम लोग समझेंगे, नेपोलियन का शासन, इस चैप्टर में नेपोलियन भी है। तो नेपोलियन का शासन क्या है, कैसे हुआ था, देखो मैं एक एक पॉइंट के द्वारा समझाऊंगा। ये सब नेपोलियन है, देखो ये सब ये नेपोलियन है, जो कि एक टाइम में ये भी शासन करते थे, नेपोलियन। ठीक है,
तो अब ये नेपोलियन का शासन कैसे हुआ, क्या हुआ, काफी अच्छे लोग थे, देखना अभी। देखो पहला पॉइंट, फ्रांस की बात हो रही है, ठीक है। जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाया तो प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र स्थापना की, ठीक है, पहला। दूसरा, कानून के सामने सबको बराबर अधिकार रखना, मतलब बहुत अच्छे काम किए कि कानून जो है उसके सामने सबको बराबर अधिकार दिया जाए, चाहे वो गरीब हो, यानी कि चाहे वो मध्यम वर्ग से हो, चाहे वो कुलीन वर्ग से हो, चाहे वो निम्न वर्ग से हो, सभी का अधिकार समान होगा, ठीक है, सभी एक जैसे हैं, ठीक है। तो काफी अच्छे काम किए, कानून के सामने सभी का अधिकार समान हो, संपत्ति के आधार को सुरक्षित, जो संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, जो संपत्ति है ना, मतलब धन जायदाद, उनका जो अधिकार है उनको क्या किया, सुरक्षित बनाया, अच्छा बनाया, मतलब एक जगह सुरक्षित किया। भूदासवत और जो जागीरदारी शुल्क को मुक्त किया, जो भूदासवत है, जो भूमि पर शुल्क लगा हुआ था, और जो जागीरदारी उस पर शुल्क लगा हुआ था, उसको मुक्त कराया। कौन, ये जो नेपोलियन थे, कौन थे, नेपोलियन, ठीक है, क्योंकि तभी ये नेपोलियन शासन किए थे। और अगला है कि सभी वर्गों को समान रखना, भाई सभी वर्गों को समान रखो, चाहे वो कुलीन वर्ग से हो, उच्च वर्ग से हो, निम्न वर्ग से हो, कहीं से भी हो, लेकिन सभी वर्गों को समान किया जाए। यही था नेपोलियन का शासन। अब यही आप हेडिंग बना सकते हो, चाहे आप ये पॉइंट द्वारा लिख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको ये समझा दिया आखिर नेपोलियन ने करा क्या था और नेपोलियन ने अपना शासन कैसे किया था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नेपोलियन का शासन। और अब हम लोग समझने वाले हैं नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार। जो नेपोलियन आए थे उन्होंने क्या क्या सुधार किए थे, बहुत सारे सुधार किए थे। अब नेपोलियन द्वारा जितने भी सुधार किए गए थे उसको आप एक एक को अच्छे से समझो, ठीक है। ये स्पेशल टॉपिक है, स्टार वाला टॉपिक है, मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए। नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार बहुत बार आया है, ठीक है, 4 नंबर के लिए। तो नेपोलियन द्वारा कौन कौन से सुधार किए गए थे, देखो जो नेपोलियन बोनापार्ट है, ये सब नेपोलियन है, देखो, ठीक है। फिगर को समझना, ये सब बहुत सारे लोग थे तभी अपना शासन कर पाए थे, अगर 1-2 लोग होते तो शासन थोड़ी कर पाते, बहुत सारे लोग आए थे, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था, जो महानतम व्यक्ति, काफी महान व्यक्ति था, क्योंकि बहुत सारे सुधार किए थे, बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था, महान व्यक्तियों में से एक था, ठीक है। जैसे अपने देश में बहुत सारे महान व्यक्ति हैं, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, आजाद एंड और भी बहुत सारे महाज्ञानी हैं। और उसके असाधारण कार्यों और आश्चर्यजनक विजयों ने सन 1799 ईस्वी, कब, 1799 ईस्वी से 1815 ईस्वी, कब से, याद रखना, सन 1799 से कब तक, 1815, याद रखें, ठीक है, ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया, जिसने निम्नलिखित सुधार किए। मतलब इतने ईस्वी तक, याद रखना ये पॉइंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इतने ईस्वी तक क्या किया, जो हमारा संपूर्ण यूरोप है ना, यूरोप, उसको प्रभावित किया और बहुत सारे सुधार किए। जैसे मैं आपको एक एक सुधार को दिखाऊंगा, समझाऊंगा पॉइंट के द्वारा। देखो कौन कौन से सुधार। पहला, शासन संबंधी सुधार। देखो मैंने हेडिंग बना के रखा है, सेम आप ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पूरे चैप्टर को समझाऊंगा। तो देखो जो शासन संबंधी सुधार का मतलब है कि नेपोलियन ने जो शासन व्यवस्था को व्यापकता और कार्य क्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी और सभी को समान शासन दिया, सभी को समान शासन दिया, सभी का समान अधिकार है, ठीक है। जैसे कोई भी लोग हैं, ठीक है, किसी भी वर्ग से आते हैं, शासन संबंधी सुधार किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन ने यह बताया कि आप किसी भी वर्ग से हो, आपकी जो शासन है, आपका शासन समान रहेगा, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, या आप उच्च वर्ग से हो, निम्न वर्ग से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो शासन है वो सभी का समान रहेगा, जैसे आज है, ठीक है। तो ये पहला सुधार किए थे नेपोलियन ने। दूसरा जो किया था वो आर्थिक सुधार है। क्या है आर्थिक? नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कराई। बैंक ऑफ फ्रांस मतलब बैंक की स्थापना कराई। मजदूरों का वेतन निश्चित किया, जो मजदूर हैं उनका वेतन निश्चित किया। पहले मजदूरों का वेतन निश्चित नहीं था, अब क्या है, अगर 400 रुपए आपको मिलते हैं तो सभी मजदूरों का वेतन इतना ही रहेगा हर जगह, ठीक है। तो मजदूरों का जो वेतन है वो निश्चित किया। चोर बाजारी, सट्टेबाजी को समाप्त कराया। चोर बाजारी मतलब चोर बाजारी अभी भी आप लोग बहुत सारी जगह, लखनऊ, दिल्ली, हर जगह देखते होंगे, अभी भी चोर बाजार है, ठीक है। तो वो जो चोर बाजारी है और सट्टेबाजी, उसको समाप्त किया। समाप्त करने का मतलब बंद कराया,
ताकि ये ना हो, चोरी खत्म हो जाए, सट्टेबाजी जिसमें लोग अपने घर को, अपने परिवार को मतलब इसमें लगा देते थे शर्त में, यानी कि सट्टे में, और फिर हार जाते थे, पहले होता था, शायद आप लोग फिल्मों में देखे होंगे। ठीक है, तो ये है आर्थिक सुधार। फिर नेपोलियन ने क्या करा है, धार्मिक सुधार, जैसे धर्म पर जो प्रतिबंध लगे हुए थे कि मतलब कोई भी इंसान स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का भी पूजा नहीं कर सकता, तो उस पर भी नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया। मतलब धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसको क्या किया, मतलब खत्म कराया, और आप किसी भी धर्म से हो, आप अपने गॉड की पूजा फ्री, मतलब बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कर सकते हो। ठीक है, अगला है शिक्षा संबंधी सुधार। शिक्षा संबंधी सुधार बहुत सारे हुए। नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए, बहुत सारे सुधार किए। ठीक है, देखो बैंक का स्थापना कराया, वो तो आपका हो गया। अब इसमें जो है शिक्षा के लिए उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली, और पेरिस में एक क्या किया, विश्वविद्यालय की स्थापना की, एक विश्वविद्यालय की स्थापना कराया। विश्वविद्यालय का मतलब बहुत बड़ा विद्यालय। ठीक है, जिसमें नेपोलियन ने सुधार किए थे, बहुत अच्छे। अब बहुत बड़ा विद्यालय बन गया, वहां बहुत सारे स्टूडेंट आराम से पढ़ सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। तो ये था नेपोलियन के द्वारा सुधार, बस इतना ही सुधार किए थे। ठीक है, तो ये हमारा है सुधार, जो कि मैंने आपको 4 से 5 पॉइंट समझाया, मतलब 4 पॉइंट समझा दिया नेपोलियन ने कौन कौन से सुधार किए थे। लिख लो, अगर आप लोग कॉपी है तो लिख लो। ठीक है, जैसे पहला आप शासन संबंधी सुधार लिख लो, दूसरा आप लिख लो आर्थिक सुधार, चारों हेडिंग लिख लो, हेडिंग ही लिख लो। तीसरा आपका है धार्मिक सुधार, और चौथा आपका है शिक्षा संबंधी सुधार। ये 4 सुधार किए थे, और बस यही आप डिटेल में समझ लो। ठीक है, तो ये है नेपोलियन के द्वारा किए गए सुधार। आखिर नेपोलियन ने क्या क्या सुधार किए थे, नेपोलियन। ठीक है, अगला पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो इस चैप्टर में है। ठीक है, स्टार है, ये स्टार वाले क्वेश्चन। मारियोन तथा जर्मेनिया कौन थे? 2 नाम आता है, एक मारियोन और एक जर्मेनिया। आखिर जो मारियोन है वो कौन है, और जर्मेनिया है वो कौन है? देखो, मारियोन और जर्मेनिया दोनों के बारे में समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे मारियोन के बारे में, ठीक है, फिर हम लोग समझेंगे जर्मेनिया के बारे में। ठीक है, जर्मेनिया के बारे में। तो मारियोन और जर्मेनिया है कौन? देखो, मारियोन जो है माय डियर स्टूडेंट, मारियोन, ठीक है, ये मारियोन कर लेना। देखो, मारियोन यह लोकप्रिय नाम है। क्या था ये? एक मारियोन कर लेना, ठीक है, मारियोन, मरियोन नहीं, मारियोन। ठीक है, लोकप्रिय नाम था। ठीक है, अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता का नारी प्रतीक को यही नाम दिया। अब फ्रांस ने जो अपना स्वतंत्रता का नारी प्रतीक है ना, नारी प्रतीक, उनको यही नाम दिया था। क्या नाम दिया था? मारियोन। ठीक है, और इनके जो चिन्ह हैं, इनके चिन्ह स्वतंत्रता व गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। क्या थे? एक तो लाल टोपी था, एक तिरंगा था, एक कलगी था। ठीक है, और मारियोन की प्रतिमाएं, ये सब आपका फिगर है मारियोन। ठीक है, तो मारियोन की जो प्रतिमाएं हैं वो चौराहे और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गई। चौराहे पर लगाया गया, और भी बहुत सारे जो फेमस स्थान हैं वहां लगाया गया। तो ये है मारियोन। कौन है? मारियोन। और जर्मेनिया पूरा समझ लो, ठीक है, नोट कर लो। और जितने स्टूडेंट नोट ना कर पाए ना, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करना, 9918863196। आप लोग बैच को ज्वाइन कर लेना, वहां आपको पूरा नोट्स, वीडियो क्लास, हर एक चीज मिल जाएगा। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना, 9918863196 पर आप बैच को ज्वाइन कर लो, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, वहां भी क्लास स्टार्ट है। तो ये हमारा है मारियोन, और फिर हमारा आता है जर्मेनिया। देखो, जर्मेनिया तो आपको पता है जर्मन यानी कि जर्मनी। ठीक है, इसका नेम से ही पता चल रहा है जर्मनी की बात हो रही है। तो यह जो है जर्मन राष्ट्र की एक नारी रूपक थी। ये भी जो थी जर्मन राष्ट्र, जो जर्मन राष्ट्र उसकी नारी रूपक थी, और जो उस अभिव्यक्तियों में वह वलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी। जो वलूत वृक्ष का पत्ता होता है ना, उसकी मुकुट पहनती थी, क्योंकि जर्मनी में जो वलूत जो है, वलूत वीरता का प्रतीक है। क्या है ये? एक वीरता का प्रतीक है। जैसे जो वीर होते हैं, वीर सैनिक, उसका प्रतीक है। ठीक है, वीर सैनिक। ठीक है, तो उसका प्रतीक है। उसने हाथ में जो तलवार पकड़ी हुई थी उस पर भी यह लिखा हुआ था, उस पर भी यह लिखा हुआ था। तो ये हमारा है, इसमें जो ये हाथ में तलवार पकड़े हैं उसमें वो लिखा हुआ था, और ये है पूरा
ठीक है फिगर। तो मारियोन और जर्मेनिया के बारे में आप लोगों को दोनों के बारे में समझ में आ गया। पहले हम लोगों ने मारियोन के बारे में समझा, फिर जर्मेनिया के बारे में समझा। तो दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग समझने वाले हैं इटली का एकीकरण। भाई बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इटली का एकीकरण 3 स्टार क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इटली का एकीकरण कैसे हुआ था वो चीज हम लोग समझेंगे। देखो मैं आपको एक एक पॉइंट से समझाऊंगा। पहला पॉइंट समझो, 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में विभाजित हो गया। अब विभाजित होने का मतलब होता है एकीकरण। तो जो 19वीं सदी के मध्य में जो इटली है वो 7 राज्यों में विभाजित हो गया। कितने राज्य में? 7 राज्यों में विभाजित हो गया। ये पहला पॉइंट है इटली के एकीकरण में। दूसरा पॉइंट है 1830 ईस्वी के दशक में जोसेफ मैथ्सनी ने एकीकृत गणतंत्र के रूप में इटली के एकीकरण के लिए प्रयास करना प्रारंभ किया। कब? 1830 ईस्वी के दशक में। कौन? जोसेफ मैथ्सनी ने, जोसेफ मेंजनी ने जो है एकीकृत गणतंत्र के रूप में इटली के एकीकरण के लिए प्रयास किया। ठीक है। और 1859 कब की बात है? 1859 में सार्डिनिया पीडमार्ट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। ठीक है, जो सार्डिनिया पीडमार्ट है वो ऑस्ट्रिया को पराजित किया। और इस युद्ध में जूसेफे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिक ने भाग लिया, अनेक सैनिकों ने भाग लिया इस एकीकरण में। और 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। और 1870 में यह एकीकरण पूरा हुआ। जो ये इटली का एकीकरण हुआ, ऐसे हुआ था इटली का एकीकरण। ये है एकीकरण, फिगर समझते रहना। ठीक है, ये ऐसा था कुछ एरिया क्षेत्र। ठीक है, तो जो ये था गैरिबाल्डी, जूसेफे गैरिबाल्डी इसका जनक था। और इटली का एकीकरण जो है वो 1870 में पूरा हुआ था। और इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया था। किसको? इमैनुअल द्वितीय को। ठीक है, तो ये पूरा इटली का एकीकरण है। 4 से 5 पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इटली का एकीकरण समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग देखने वाले हैं बिस्मार्क। मतलब जो बिस्मार्क है वो कौन है? ठीक है, अभी मैं आपको जब जर्मनी का एकीकरण पढ़ाऊंगा ना तो बिस्मार्क के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये जो बिस्मार्क जी है ना इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये है बिस्मार्क। ठीक है, इनकी टीम है पूरा बिस्मार्क का। तो बिस्मार्क मतलब है कौन? तो देखो, जो बिस्मार्क अगर नाम आए ना तो याद रखना कि एक महान कूटनीतिज्ञ था। कौन था? बिस्मार्क एक महान कूटनीतिज्ञ था। उसकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो जर्मनी का एकीकरण। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था ना वो बिस्मार्क की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, याद रखना। ठीक है, बिस्मार्क की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? जर्मनी का एकीकरण। और वो कौन था? एक महान कूटनीतिज्ञ था। ये जो बिस्मार्क था एक महान कूटनीतिज्ञ था जिसका जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो क्या था? जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, बिस्मार्क के बारे में समझ में आ गया। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तो बिस्मार्क याद रखना। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जर्मनी का एकीकरण ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, ये पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ था, क्या हुआ था, मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा। माय डियर स्टूडेंट, देखो, जो राष्ट्रीय भावनाएं थी, राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्र के प्रति जो भावनाएं थी मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। ये जो मध्यवर्गीय, ये जो है ना जर्मनी का एकीकरण है, और ये जो राष्ट्रीय भावनाएं थी ना ये मध्यवर्गीय लोगों में काफी ज्यादा व्याप्त थी, काफी ज्यादा व्याप्त थी। किसमें? मध्यवर्गीय लोगों में। अब काफी ज्यादा उन्होंने 1848 ईस्वी में क्या किया? जर्मनी महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। क्या किया? एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। जो राजशाही हैं, जो राजा लोग हैं और उनकी जो फौज की बड़ी बड़ी ताकत है ना, उन्होंने मिलकर क्या किया? ये जो एकीकरण है ना उसको दबा दिया। उसके बाद प्रशा के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। ठीक है, और उसका मुख्यमंत्री जो था वो था ऑटो वन बिस्मार्क। इस प्रक्रिया का जनक था। जो ये प्रक्रिया था ना, यहाँ अभी हमारा आगे है,
ठीक है। इस प्रक्रिया का जो जनक था वो ऑटो वन बिस्मार्क था। कौन था? जो ऑटो वन बिस्मार्क था ना, वो इस प्रक्रिया यानी कि जर्मनी के एकीकरण का जनक था। ठीक है, जनक था, याद रखना। ठीक है, और ये जो था प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन नेतृत्व संभाला था। कौन संभाला था? प्रसा ने, याद रखना। ये जो प्रसा जी हैं इन्होंने ही क्या किया था? संभाला था एकीकरण। और जो इसका जनक था, जो मुख्यमंत्री था, वो ऑटो वन बिस्मार्क था। अभी हम आगे थोड़ा सा समझेंगे। देखो आगे हम लोग समझेंगे। आगे है कि जिसने प्रसा की सेना, अब जो इसका जनक था यानी कि मुख्यमंत्री था, ये जो मतलब ये थे मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क, उन्होंने क्या किया? जो प्रसा की सेना है, क्या है? जो प्रसा की सेना है और नौकरशाही, और जो उनके नौकरशाही की मदद ली। किसने लिया? इधर पूरा समझो। जो ये मुख्यमंत्री था ऑटो वन बिस्मार्क था, उन्होंने क्या किया? जो प्रसा है, प्रसा की सेना, ठीक है, प्रसा की सेना और क्या किया? नौकरशाही की मदद ली। मतलब अकेले थोड़ी कुछ होगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? जो ये प्रसा की सेना है और ये जो नौकरशाही है, इनकी क्या किया? मतलब सहायता ली। अब क्या हुआ? 7 वर्ष के दौरान, यानी कि 7 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद? 7 वर्ष। ठीक है, 7 वर्ष के बाद क्या हुआ? जो ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क है और फ्रांस से तीनों युद्धों में प्रसा की जीत हुई। अब क्या हुआ? प्रसा की जीत हुई कब? जब ये ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस तीनों युद्धों में जो है प्रसा की जीत हुई। मतलब प्रसा की जीत हुई, प्रसा का मतलब जो मतलब इसका मतलब जर्मनी के एकीकरण प्रारंभ किया था, तो प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। अब ऐसे जब जीत हो गई ना, अब जब जीत गए तो आपकी एकीकरण की प्रक्रिया क्या होगी? पूरी होगी। और जनवरी 1871 में एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। जो प्रसा के राजा विलियम प्रथम जी हैं, उनको जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। अब जब जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में पूरा हो गया था। ठीक है, तो ये पूरा जर्मनी का एकीकरण समझ लो। यहां से आप नोट करो, पहले आप हेडिंग बनाओ कॉपी में, जर्मनी का एकीकरण हाईलाइट करो अच्छे से, फिर आप यहां से नोट करो। कहां से? राष्ट्रीय भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी और उन्होंने 1848 में जर्मनी के महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, और राजाशाही और फौज की ताकत ने मिलकर क्या किया? दबा दिया। और उसके बाद जो प्रसा है ने राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया और उसका मुख्यमंत्री जो था वो ऑटो वन बिस्मार्क था। ऑटो वन बिस्मार्क के बारे में अभी मैंने आगे बताया है। ठीक है, अब यहां फिर आ जाओ। जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली और 7 वर्ष के दौरान क्या हुआ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से तीनों युद्धों में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में एक समारोह हुआ जहां प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। ये पूरा हमारा हो गया जर्मनी का एकीकरण। देखो मैंने आपको इटली का एकीकरण भी समझा दिया, जर्मनी का एकीकरण भी समझा दिया। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक आ जाओ। अगला टॉपिक है ब्रिटेन का एकीकरण। जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन का एकीकरण कैसे हुआ था? तो ब्रिटेन का एकीकरण कैसे हुआ था? ये है ब्रिटेन के लोग। अब यहां जो है एकीकरण कैसे हुआ? ठीक है, मतलब ब्रिटेन में जो एकीकरण है वो कैसे हुआ? ये है ब्रिटेन। ठीक है, अब ब्रिटेन में एकीकरण कैसे हुआ मैं आपको समझाता हूं। देखो पहला, एक एक हेडिंग के द्वारा, एक एक शब्दों के द्वारा समझना। ब्रिटेन साम्राज्य में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट जैसे ढेर सारा समाज था। कौन थे? जैसे अंग्रेज हैं, वेल्स हैं, स्कॉट हैं, जैसे ढेर सारा समाज था जिसे नृजातीय कहते हैं। अब कहोगे सर नृजातीय का मतलब क्या होता है? अभी आगे समझाऊंगा। तो जिसे नृजातीय कहते हैं, जिनकी कोई जाति नहीं होती। और औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई। जब औद्योगिक क्रांति हुआ ना, उसके बाद जो ब्रिटेन है उसकी जो हमारी आर्थिक शक्ति है, मतलब आर्थिक शक्ति वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी।
ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ गई। तीसरा पॉइंट है, कुछ साल बाद इसके अंदर जो है आयरलैंड भी जोड़ दिया गया। मतलब पहले अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट थे, बाद में इसमें आयरलैंड भी जोड़ दिया गया और ब्रिटेन एक नया राष्ट्र का निर्माण हुआ। और ब्रिटेन में क्या हुआ, एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ। ठीक है, ब्रिटेन में एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ। ये तीनों टॉपिक समझ में आ गया ना। अब कहोगे सर यहाँ एक शब्द आया था नृजातीय। ठीक है, नृजातीय का मतलब क्या होता है? नृजातीय, तो नृजातीय का मतलब मैंने कहा था अभी समझाऊंगा, तो यहां आप समझ लो नृजातीय। तीनों आप समझ ले रहे, ब्रिटेन का एकीकरण, तीनों टॉपिक हेडिंग समझ में आ गया। अब देखो नृजातीय क्या होते हैं। देखो नृजातीय, जैसे नृजातीय का मतलब होता है एक साझा नस्ली जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिससे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है, उसे नृजातीय कहते हैं। जैसे ये लोग हैं नृजातीय। ठीक है, मतलब अपना क्या है, एक साझा नस्ली जनजातीय जो है, जनजातीय लोग, वो सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। जो कोई समुदाय है वो अपनी पहचान मानता है, वही होता है नृजातीय। क्या होता है? नृजातीय। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नृजातीय का टॉपिक। अब हमारे जो अगले टॉपिक हैं वो समझो, निरंकुशवाद। अच्छा, निरंकुशवाद क्या है? निरंकुशवाद, जैसे ये लोग हैं, ठीक है, अब इसमें मैं आपको समझाऊंगा निरंकुशवाद के बारे में। ठीक है, जैसे ये लोग राजा हैं, ठीक है, अब इन सब में क्या होता था कि एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, ऐसी सरकार जनता के अनुकूल कार्य नहीं करती, ये अत्यंत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। कहने का निरंकुशवाद का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट कि मतलब कोई भी जनता कुछ भी कहे वो नहीं मानता। ठीक है, और ये क्या करते हैं, जनता के अनुकूल नहीं होते हैं। ये सब राजा हैं, पहले के राजा क्या करते थे, राज करते थे राजा। अब ये सब क्या है, ये जनता के अनुकूल नहीं थे। ठीक है, और मतलब ऐसी सरकार जनता जो अनुकूल कार्य नहीं करती थी, और इनके बाद बहुत सारे सैन्य बल थे। सैन्य बल का मतलब बहुत सारे सैनिक थे, बहुत सारे लोग थे। अब पहले क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखो एक जनरल डायर जिन्होंने बहुत सारे लोगों को मरवा दिया था। तो वैसे पहले एक राजा होते थे जिनके बाद बहुत सारे बल होते थे, बहुत सारे लोग होते थे जो निहत्थे जनता पर या फिर कोई गरीब आदमी पर वैसे मरवा देते थे। ठीक है, तो निरंकुशवाद समझ में आ गया, एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं होता, और ऐसी सरकार जनता के अनुकूल कार्य भी नहीं करती। जैसा जनता चाहती है वैसा कार्य नहीं करती, जनता के प्रतिकूल कार्य करती है। ठीक है, तो वो क्या होती है, वो अनुकूल कार्य भी नहीं करती, ये अत्यंत सैन्य बल पर आधारित होते हैं और दमनकारी सरकारें होती हैं, इनका दमन होता है, दबदबा होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निरंकुशवाद। एक टॉपिक है वो है बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। जो बाल्कन प्रदेश है वहां राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बाल्कन प्रदेशों में आखिर जो राष्ट्रवादी तनाव है वो क्यों पनपा। तो देखो 1871 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 1871 ईस्वी के बाद यूरोप में बाल्कन क्षेत्र गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र बन गया। कब के बाद? 1871, जब इटली का एकीकरण हुआ था ना, 1871 में ही तो हुआ था। ठीक है, अब 1871 ईस्वी के बाद जो यूरोप है, यूरोप में जो बाल्कन क्षेत्र है, बाल्कन क्षेत्र गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र बन गया, जिसके निम्नलिखित कारण थे। अब कोई कारण था तभी तो बन गए। पहला, इस क्षेत्र की अपनी भौगोलिक व जातीय भिन्नता थी। मतलब अपनी भौगोलिक भिन्नता थी और जातीय भी भिन्नता थी, एक दूसरे से नहीं बनता था, उनकी एक अलग जातीय भिन्न जातीय थे। ठीक है, तो उनकी भिन्नता थी। दूसरा, तुर्की और इन ईसाइयों प्रजातियों के बीच मतभेद के कारण यहाँ पर हालत गंभीर हो गए थे। जो तुर्की लोग थे, जो तुर्की थे, याद रखना, कौन? जो यहाँ तुर्की लोग थे और जो ईसाई लोग थे, इनमें प्रजातियों के बीच मतभेद था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, जिसके कारण हालत बहुत ज्यादा गंभीर थे। ठीक है, और जब
स्लाव राष्ट्रीय समूहों में स्वतंत्रता व राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो तनाव की स्थिति और भी गंभीर हो गई। अब जब स्लाव राष्ट्रीय समूहों में स्वतंत्रता व राष्ट्रवाद का विकास हुआ, क्या हुआ? स्वतंत्रता का विकास हुआ और राष्ट्रवाद का विकास हुआ, तो ये जो तनाव है ना और ज्यादा बढ़ गया, मतलब और ज्यादा पनपा, ठीक है, और ज्यादा स्थिति गंभीर हो गई। इस कारण इन राज्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा और हथियारों की छोड़ लग गई और इसने स्थिति को गंभीर बना दिया। अब इसी कारण आपसी प्रतिस्पर्धा और हथियारों की होड़ लग गई, मतलब बहुत सारे हथियार आ गए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए बहुत सारी हथियार आ गए, ठीक है, छोड़ लग गई और इस स्थिति को गंभीर बना दिया। अब इस स्थिति को और भी गंभीर बना दिया, ठीक है, और भी ज्यादा गंभीर बना दिया, ठीक है, समझ में आ गया ना? तो ये है हमारा पूरा चैप्टर। देखो ये है हमारा पूरा चैप्टर, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में। ये पूरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस इतना है आपके इस पहले चैप्टर में, इतना ही टॉपिक है। इतना टॉपिक आपको पहले चैप्टर में यूरोप में राष्ट्रवाद जो है ना, इसमें पढ़ना है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया, ठीक है, पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। हर एक टॉपिक हम लोगों ने समझ लिया, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र क्या है, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, फ्रांसीसी क्रांति और ये बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, निरंकुशवाद, नारीवाद, जातिवाद, नरीजातीय, हर एक टॉपिक हम लोगों ने समझ लिया इस वीडियो में। अब ये जो चैप्टर है ना, बस इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अब मैं आपको नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट क्लास ले आऊंगा, जो इस चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस, ठीक है। तो ये हमारा वन शॉर्ट क्लास हो चुका है, वन शॉर्ट क्लास मतलब वन शॉर्ट, एक ही वीडियो में आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, एक वीडियो में ये खत्म, एक वीडियो में चैप्टर खत्म हो चुका है। आप कहोगे सर इसका नोट्स कैसे मिलेगा? मतलब आप यहां से अगर आपने फेयर कर लिया तो अच्छी बात है, मतलब आपने अच्छे से लिख लिया तो अच्छी बात है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें या तो कॉल करो या व्हाट्सएप करो इस नंबर पे 9918863196 पर 9918863196 पर आप हमें कॉल या मैसेज करोगे, आपको इसका नोट्स दे दिया जाएगा। आप बैच में ज्वाइन हो जाओ, बैच में ज्वाइन है कि अच्छे से तैयारी करो, टॉपर बैच क्लास 10th के लिए, ठीक है। तो ये है आज की हमारी क्लास, पूरा चैप्टर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आप लोग इस वीडियो को अपने हर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो क्लास 10 में है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सामाजिक विज्ञान हार्ड लग रहा है। तो ये आपका पहला चैप्टर मैंने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पूरा फिनिश करा दिया। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास लाऊंगा भारत में राष्ट्रवाद फुल चैप्टर, ठीक है। तो ये आज की क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।